अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद मसूद। ये क्लास नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विद सी लैंग्वेज। आज का जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज एंड फॉर्मेट स्पेसिफाई। चैप्टर नंबर 3 है, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। इन टॉपिक्स को हम आज पढ़ेंगे, बल्कि कवर करेंगे, क्योंकि हम बेसिकली इस चैप्टर को हम देख चुके हैं और प्रैक्टिकली भी हम करके देख चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर को आज हमने क्लोज करना है। एक दफ़ा इसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और उसको वाइंड अप करते हैं। तो जनाब इसके लिए डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं। यानी कि आप जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं वो इंटीजर है, करेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग इंटीजर है, शॉर्ट इंटीजर है, अनसाइन इंटीजर है, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर है, अनसाइन करेक्टर है, लॉन्ग डबल है। ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। अच्छा, कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेंगे? यहाँ तमाम बाइट लिखे हुए हैं कि इंटीजर जो है वो एटलीस्ट कम से कम 2 बाइट लेगा, करेक्टर जो है 1 बाइट लेगा, फ्लोट 4 बाइट लेगा, डबल 8 बाइट है। इस तरह से ये तमाम के तमाम जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स डिफरेंट यानी कि बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करेंगे। और इनके जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं वो इस तरह से देख लीजिए बिल तरतीब। इंटीजर के लिए %d है, करेक्टर के लिए %c है, फ्लोट के लिए %f है, डबल के लिए lf है। इस तरह से सोन ये सारे जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, इनको आपने इस्तेमाल भी करके लास्ट टाइम देखा था। और ये उनकी रेंज है कि आप कितनी वैल्यू जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। एक टाइप इस इंटीजर में आप टाइप अगर लेते हो वेरिएबल, तो उसमें जो डेटा स्टोर किया जा सकता है वो माइनस और प्लस में किया जा सकता है, जिसकी रेंज जो है वो 32,768 से लेकर 32,767 तक की वैल्यू पॉजिटिवली उस पर स्टोर की जा सकती है। तो ये सब रेंज है यहाँ पर। इनको आपने याद रखना था कि एग्ज़ाम के अंदर MCQs के अंदर ज़्यादातर इसी किस्म के सवाल दिए जाते हैं कि ये बताइए कि इंटीजर में कितने बाइट्स, इंटीजर जो कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है या उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या है, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा जो हमारा चैप्टर ने पढ़ा था, और जो मेरी वेबसाइट है उसमें आप देख लीजिए। आप सरमसूद.com पे जाइए और जाने के बाद यहाँ पर प्रोग्रामिंग टर्बो सी पे क्लिक कीजिए आप। और यहाँ पर जो आपके पास है लैब नंबर 3 वेरिएबल एंड कांस्टेंट या कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफाई, इस पर क्लिक कर लीजिए आप। और इसके अंदर जो आपने पढ़ना है, आपने इसको कंप्लीट करते हैं आज चैप्टर को। सबसे पहले वेरिएबल, जैसे कि आप जानते हैं कि इन प्रोग्रामिंग अ वेरिएबल इज़ अ कंटेनर स्टोरेज एरिया टू होल्ड डेटा to indicate the storage area. Each variable should be given a unique name identify. Variable name are just the symbolic representation of memory location. ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, इसको हम सब थोड़ा रिकैप कर रहे हैं और फिर आगे हम बढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद जो इसका सेंटेक्स होता है वो इस तरह से होता है कि पहले आप डेटा टाइप चूज़ करते हो, यानी कि यहाँ पे इंटीजर या डबल या करेक्टर या फ्लोट या अनसाइन इंटीजर या लॉन्ग इंटीजर लिख सकते हैं। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। बस इस बात का ख्याल कीजिएगा, वेरिएबल का नाम देते वक्त आपने ऐसे नाम देने हैं जो मीनिंगफुल हों, जिनकी मीनिंग आपको समझ में आती है, और इसके अलावा जो सी लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड ना हो। और वेरिएबल के नाम के अंदर स्पेस वगैरह ये आप स्टोर ना करें। तो ये जो है वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं, वो आप याद रखिएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है वाइड स्पेस, जैसे वेरिएबल नेम है तो बीच में मैंने अंडरस्कोर इस्तेमाल किया है। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूँ, लास्ट में मैंने आपको समझाया भी था कि यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने वेरिएबल की टाइप आपने चूज़ की है जस्ट लाइक इंटीजर, और स्मॉल में लिखिएगा हमेशा, और वेरिएबल का नाम दिया आपने, सपोज करें रोल नंबर, रोल और नंबर, तो याद रखिएगा बीच में स्पेस नहीं हो सकता। क्लियर? तो बीच में आप सिर्फ एक ही यानी कि कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर। ठीक है। ना स्पेस आएगा ना डॉट आएगा, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। हाँ, मिला के ले सकते हैं रोल नंबर, ये सही है, लेकिन और अंडरस्कोर दे सकते हैं, ये सही है, लेकिन आप स्पेस या डॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जनाब। तो इस बात को जहन में रखिएगा। उसके बाद जो है कांस्टेंट्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमेशा फिक्स रहती हैं। और उनकी वैल्यू जो है, मिसाल के तौर पर आप यूँ कह लीजिए, किसका तरीका ये होगा कि डेटा टाइप्स वेरिएबल का नाम देंगे और जो वैल्यू आप असाइन करोगे
वो वैल्यू क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, फिर उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, जब प्रोग्राम चल रहा होगा तब वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपके पास सी डेटा टाइप्स हैं। सी हैज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप विच आर यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल बिफोर इट्स यूज। The definition of a variable will assign storage for the variable and define the type of data that will be held in the location. याद रखिएगा, जो जहाँ पे भी वो डेटा को स्टोर करता है, होल्ड करता है, उस जगह का जो भी आप नाम देते हो वो वेरिएबल कहलाता है। और उसमें जो आप जो डेटा रखते हैं वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, जस्ट लाइक इंटीजर या लॉन्ग या कैरेक्टर। तो उसी हिसाब से वो जगह को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, यहाँ पर डेटा टाइप को आप इस तरह से देख लीजिएगा कि ये आपके पास टाइप, मैंने वहाँ पे पूरी लिस्ट बनाई थी, यहाँ पे उन्होंने इसको इस तरह से डिवाइड किया गया कि कुछ न्यूमेरिक टाइप का डेटा होता है और कुछ क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक होता है। और न्यूमेरिक के अंदर मज़ीद क्लासिफिकेशन है, इंटीजर, फ्लोट और डबल। जो ये तीनों जो है, ये इंटीजर की टाइप कहलाती हैं आपकी, या न्यूमेरिक की टाइप कहलाती हैं। और ये जो अल्फ़ाबेटिक है, इसमें दो तरह का होता है, एक करेक्टर, सिंगल करेक्टर होता है, और एक मल्टीपल करेक्टर होता है। यानी कि अगर कोई एक करेक्टर स्टोर करते हैं तो उसको आप करेक्टर कहते हैं, और अगर मल्टीपल देते हैं तो उसको आप, उसकी टाइप वैसे स्ट्रिंग होती है, लेकिन यहाँ सी लैंग्वेज में उसको भी CHAR के नाम से ही उसकी टाइप डिफाइन की जाती है, लेकिन उसके बाद लेंथ डिफाइन कर लेते हैं कि 20 करेक्टर या 30 करेक्टर, जो मैंने आपको बताया था। इसको भी समझ लीजिए आप। मिसाल के तौर पर यूँ समझ लीजिए कि आपने अगर एक सिंपल करेक्टर वेरिएबल लिया CHAR, और आप वेरिएबल का नाम देते हो, सपोज करें कि सिंपल आपने कह दिया लेटर, ये एक वेरिएबल नेम हो गया। अब इसके अंदर जो आप सिंगल एक वेरिएबल असाइन कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपने कहा टी, तो टी आपने स्टोर कर दिया लेटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास मल्टीपल करेक्टर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी डेटा टाइप है वो CHAR है, लेकिन उसके लिए आप जो वेरिएबल का नाम दे रहे हो, जस्ट लाइक आपने कहा नेम, और उसको जो आप असाइन करोगे तो डबल कोटेशन से असाइन करोगे, और फिर यहाँ डिफाइन करेंगे कि उसकी लेंथ क्या है। उसकी लेंथ आपने कहा 20 करेक्टर है या 30 करेक्टर, तो उसके हिसाब से फिर आप जब असाइन करेंगे वैल्यू, तो फिर वो वैल्यू जो है वो इस तरह से स्ट्रिंग कहलाएगी। यानी स्ट्रिंग का मतलब क्या है, मोर देन वन करेक्टर। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर याद रखिएगा, स्ट्रिंग के अंदर आप जो है नंबर, न्यूमेरिक भी वैल्यू देना चाहें दे सकते हैं, वो इस तरह से देंगे आप 56 आप उसके आगे दे दीजिए, ठीक है। आप उसके अंदर कॉमा लगा दीजिए, आप उसके अंदर डॉलर का साइन दे दीजिए। ये सब स्ट्रिंग वैल्यूज़ को वो कंसिडर करेगा, उसमें आप कुछ भी डेटा आप इनपुट करना चाहो कर सकते हो। यानी इस पर देखा जाए तो मैथमेटिकल ऑपरेटर इस टाइप के डेटा के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। ये यानी इस पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, इसमें स्ट्रिंग वैल्यू रखी गई हैं, और वो जिस लाइक सिंपल एज इट इज़ डिस्प्ले होंगे अगर इनको डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा इस बात को कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन टाइप आप करेक्टर ही रखते हो, लेकिन इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जब उसको डिस्प्ले करवाते हैं तो याद रखिएगा वो %S से करवाते हैं, और इसको जब डिस्प्ले करवाते हैं याद रखिएगा उसको %C से करवाते हैं। क्लियर? तो ये इनके जो है वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %C करेक्टर के लिए, %S स्ट्रिंग के लिए। ये आपका क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके जनाब, तो ये भी है फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो इससे आपने याद रखना है आपने। और ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिकली मैं आपको लास्ट टाइम करवा चुका हूँ, आप देख चुके हैं। मैंने आपको थोड़ा सा आपको रिवाइज या रिवीजन आपको दी जा रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है न्यूमेरिक के बारे में बताया जा रहा है कि न्यूमेरिक जो है वो, मैंने आप जैसे कह चुका हूँ कि न्यूमेरिक के अंदर जो है 3 टाइप के डेटाज होते हैं, इंटीजर, फ्लोट और डबल। इंटीजर में जो है वो डेसिमल पॉइंट शामिल नहीं होगा, जबकि फ्लोट और डबल में डेसिमल पॉइंट शामिल हो सकता है। यानी 5.7, 5.8, 2000 पॉइंट समथिंग, ये वैल्यू अगर स्टोर करना चाहते हो आप फ्लोट या डबल में ले सकते हैं। इंटीजर में जो वैल्यू लेंगे उसमें डेसिमल पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर आगे आइए। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल बताइए कि ये जो है कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। इनका जो मकसद है वो कहने का ये है कि यहाँ पर जो है जो यानी कि हालांकि है तो ये वेरिएबल भी, लेकिन यहाँ जो वैल्यू स्टोर की गई है वो 2 असाइन कर दी गई है। तो जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट जो आएगा वो 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने वैल्यू असाइन कर दी, इसलिए उसको एज ए कॉन्स्टेंटली कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? लेकिन बेसिकली ये है वेरिएबल ही।
और यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पे इनपुट लिया जा रहा है स्कैनएफ की मदद से। आप जानते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जब भी कोई डेटा इनपुट करते हैं वो स्कैनएफ की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी प्रोग्राम चलेगा तो वो आपसे वैल्यू इनपुट लेगा, और जो वैल्यू आप इनपुट दोगे वो वैल्यू जो होगी वो मेमोरी में स्टोर करेगा और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट करके दिखाएगा। ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ फिलहाल, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। बेसिकली देखा जाए तो इंटीजर n1 ये भी वेरिएबल है और यहाँ पे इंटीजर n1 ये भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो एज ए वर्क जो काम कर रहा है वो एज ए कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, और यहाँ पे एज ए वेरिएबल के तौर पर कंसिडर किया जा रहा है। क्योंकि वेरिएबल्स का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू जो हो रही है वो कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जबकि यहाँ पर जो है वो वैल्यू क्या हो रही है, वो चेंज नहीं होगी जब भी प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको हम एक प्रोग्राम थोड़ा बना के देखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप अपने टर्बोसी के आईडी एनवायरनमेंट में जाइए और यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कैसे देखा जाता है। तो प्रोग्राम जब भी बनाएंगे आप, दो फाइल आप हमेशा इंक्लूड करते हैं। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, conio.h और stdio.h, ये दो हेडर फाइलें जो कि आपने इंक्लूड करनी है। उसके बाद void main, और उसके बाद यहाँ पर आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर n1, और उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन कर दिया आपने 2, और इसको आपने प्रिंट कर दिया, सपोज करें CLR SCR, स्क्रीन साफ कीजिए, और आपने कहा प्रिंट f, और यहाँ पे कह दीजिए वैल्यू ऑफ n1, और आपने फॉर्मेट स्पेसिफाई इंटीजर के लिए इस्तेमाल करेंगे %d। ठीक है, और जैसे कि जानते हैं कि न्यू लाइन के लिए आप हमेशा \n इस्तेमाल करते हैं, और डबल क्वेश्चन से क्लोज कीजिए और वेरिएबल दे दीजिए यहाँ पर आप n1। तो n1 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी %d की, यानी %d जो है वो ओमिट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी, तो वो क्या आएगी 2 लिखी हुई आएगी। इस प्रोग्राम को ज़रा समझना है कि इसको एज ए, हालांकि n1 जो है वेरिएबल ही है, लेकिन इसको एज ए कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि जब भी प्रोग्राम रन होगा हमेशा आउटपुट क्या आएगा, 2 ही आएगा। मिसाल के तौर पर आप प्रोग्राम को सेव कीजिए और इसका नाम फिलहाल देते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और उसको सेव कीजिए और प्रोग्राम को ज़रा कंपाइल करिए और उसको रन करके देखें कंट्रोल F9 से। तो देखें इसका आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ n1 2। ठीक है जनाब। अच्छा, ये प्रोग्राम मैं दोबारा चेंज करता हूँ, कंट्रोल F9, आउटपुट क्या आ रहा है 2। आप इसको थर्ड टाइम रन कीजिए, आउटपुट क्या आ रहा है 2। तो इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू आपकी क्या फिक्स है, ये आपने एज ए वेरिएबल के तौर पर इसको आपने मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए इसको कॉन्स्टेंटली तौर पर खुद देखा जा रहा है। लेकिन बेसिकली n1 है वेरिएबल ही, यानी कि अगर चाहें मैं इस जगह पे अगर वैल्यू n1 की वैल्यू 2 है और यहाँ पर मैं n1 की वैल्यू क्या कर दूँ, n1 इक्वल टू 5 कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा या 5 आएगा। चूंकि स्टार्टिंग टाइम आपने n1 की वैल्यू 2 रखी थी एक प्रोग्रामर ने, और जब आगे प्रोग्राम का जो कंट्रोल आगे बढ़ा तो उस वक्त n की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, और जब यहाँ पर जो डिस्प्ले करेगा तो आंसर क्या आएगा 5 आएगा। तो वैल्यू तो चेंज हो रही है बेसिकली, लेकिन देखा जाए तो इस वक्त इसको एज ए कॉन्स्टेंटली तौर पर इसको देखा जा रहा है, यानी इसको प्रोग्राम रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 5। यानी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। क्लियर। हाँ, चेंज कब हो रही है, जब आप प्रोग्राम जो है वो लिख रहे होते हैं उस वक्त उसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब प्रोग्राम रन हो जाएगा उसके बाद उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है कॉन्स्टेंटली, अगर देखा जाए तो आप इसको रिमूव करें। ठीक है, इसको भी रिमूव कर दीजिए आप। ओके, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर ही ना करें आप। ओके, अब यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं है, आपने कहा यहाँ पर सिंपल %d और यहाँ पर कह दिया आपने 2 या 3। तो अब ये क्या है, ये प्योर कॉन्स्टेंटली डेटा बन गया है कि अब यानी कि वैल्यू क्या होगी, चेंज भी नहीं होगी, और यहाँ पे आपने वेरिएबल भी इस्तेमाल नहीं किया है, और आउटपुट्स का क्या आएगा 3 आएगा। चेक कर लीजिए आप, 3 आ रहा है। इसको रन कीजिए आप, आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। एक और चीज़ देख लीजिए, इसी के अंदर आप यहाँ पर एक और वैल्यू प्रिंट करवा लें, प्रिंट f।
और यहाँ पे कह दीजिए यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट या एजेस या हाइट कह लीजिए, माई हाइट इज %d%f\n, और यहाँ पे कह दिया आपने 5.3। अब क्या होगा तो देखते हैं, रन कीजिए तो देखें आउटपुट क्या आ रहा है 5.300। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट की जा रही है न्यूमेरिक फॉर्म में या इंटीजर फॉर्म में या फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, तो ये एज ए कॉन्स्टेंटली प्रिंट की जा रही है। ये इस वक्त आपकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, जब भी प्रोग्राम चलेगा आउटपुट हमेशा यही आएगा, सेम आएगा हर दफ़ा। क्लियर? इसी तरह से आप कह दीजिए प्रिंट एफ, और आप कह दीजिए माई नेम इज %s\n, और यहाँ आप डबल कोटेशन में नाम दे दीजिए आप रेहान खान। तो अब क्या होगा, अब याद रखिएगा रेहान खान जो है ये स्ट्रिंग डेटा जो है इस जगह पर रिप्लेस हो जाएगा और वैल्यू जो आएगी वो रेहान खान के नाम से आएगी। तो ये एक तरह से इस वक्त जो प्रोग्राम है ये एज ए कॉन्स्टेंटली काम आपका हो रहा है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे इनपुट लेना चाहें तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने इनपुट लिया था वेरिएबल्स के अंदर, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, इंटीजर नंबर n1, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और एक लिया फ्लोट वेरिएबल, और यहाँ पे हमने लिया फॉर एग्जांपल हाइट, और उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया करेक्टर नेम, और उसकी लेंथ रखी हमने 20 करेक्टर। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि पहले हम वैल्यू इनपुट ले लेते हैं, ऊपर टॉप पे यहाँ पे वैल्यू इनपुट लीजिए आप, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर या वैल्यू इन n1, और इनपुट लेने के लिए आप जो फंक्शन यूज़ करते हो वो क्या यूज़ करते हो, scanf %d और एड्रेस ऑफ n1। ओके, उसके बाद आपने कहा प्रिंट एफ एंटर योर हाइट, और यहाँ पर आपने फिर scanf लिया और हाइट के लिए %f लोगे आप फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, और एड्रेस ऑफ m% ऑफ और HEIGHT हाइट, ये वेरिएबल हो गया आपके पास। उसके बाद फिर आप प्रिंट करेंगे आप प्रिंट एफ, और अब लिखेंगे आप एंटर योर नेम, और इसके बाद scanf से आप इनपुट लेंगे %, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है %s है, एड्रेस ऑफ नेम। क्लियर? तो ये आपने वैल्यूज क्या किया, आपने इनपुट ली है, 3 वैल्यू इनपुट लिए हैं, एंटर एनी वैल्यू n1 हाइट एंड नेम, और इसके बाद ये आपने प्रिंट करवा लिया। अच्छा, प्रिंट करवाते हुए अब यहाँ पर जो है आप कॉन्स्टेंटली वैल्यू आप नहीं देंगे, बल्कि आप वेरिएबल का नाम देंगे यानी n1, और यहाँ पे देंगे आप HEIGHT हाइट वेरिएबल, और यहाँ देंगे आप नेम। क्लियर? अब आप इसने इस प्रोग्राम को एज ए वेरिएबल आपने इसको यूज़ किया है, और वेरिएबल्स के तौर पर अगर इसको हम देखते हैं तो वैल्यू क्या होगी, जब जब प्रोग्राम चलाएंगे तो जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे उससे के मुताबिक इसका आउटपुट आएगा। रन कीजिए प्रोग्राम को, चला के देखें। अब n1 वैल्यू आपने दी फर्स्ट करें 7, ठीक है, योर हाइट आपने दे दी 5.9, और आपने नेम दे दिया आपने फर्स्ट करें उमर। एंटर कीजिए, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ n1 7, माई हाइट इज 5.90, माई नेम इज उमर। ओके जनाब, अब प्रोग्राम को दोबारा चेंज कीजिए तो क्या आउटपुट यही आएगा? नहीं जनाब, ये अब क्या होगा, दोबारा से आपसे इनपुट लेगा। आपने दोबारा इनपुट दिया, आपने सपोज करें वैल्यू दिया आपने n1 के अंदर 2, हाइट दिया आपने सपोज करें 6.7, और आपने नेम दे दिया आपने सपोज करें वसीम। तो अब जो वैल्यू आई है वो कुछ और, उसने जो भी आपने इनपुट दिया उसके मुताबिक उसने आपको आउटपुट दे दिया। तो ये एज ए वेरिएबल के तौर पर आप इस आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, और वैल्यू जो हो रही है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब प्रोग्राम चल रहा है वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्लियर? तो ये इस वक्त जो प्रोग्राम है वो आपने एज ए वेरिएबल आपने इसको यूज़ किया, और यहाँ पे आपने बाकायदा इनपुट लेके भी आपने देखा है।
तो जनाब ये कॉन्सेप्ट था कि कॉन्स्टेंटली आप कैसे इसको आप यानी कि प्रोग्राम कैसे बनाएंगे और एज ए वेरिएबल के तौर पर इसको कैसे आप प्रोग्राम आप लिखेंगे, तो वो दोनों तरीके से मैंने आपको करके बता दिया है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जब आप यहाँ पर फर्ज करें आपने हाइट के अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया कांस्टेंट, क्लियर। जब ये वेरिएबल जो है हाइट ये कॉन्स्टेंटली डिफाइन हो गई है, तो अब एक बात याद रखिएगा कि मैं इस स्कैनफ अप नहीं कर सकता, वैल्यू इनपुट नहीं ले सकता। आप चला के देखें, देखिए प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, क्लियर। ये बात भी आपको पहले बता चुका हूँ। लिखा हुआ है कांस्टेंट वेरिएबल, नीचे देख लीजिए मैसेज के अंदर, कांस्टेंट वेरिएबल हाइट मस्ट बी इनिशियलाइज। आप उसको इनिशियलाइज करें। इनिशियलाइज कैसे करेंगे आप यहाँ पे कह सकते हैं इक्वल टू 5.7। ओके, जब ये बात आपने कह दी है तो फिर इस जगह के ऊपर आप इस दो लाइनों को निकाल दीजिए। अच्छा, लाइन कैसे निकालते हैं, कैसे रिमूव करते हैं? किसी भी एक लाइन को रिमूव करना है, कंट्रोल वाई से रिमूव कर दीजिए। इस लाइन को भी रिमूव करना है, स्कैनफ को रिमूव कर लीजिए, क्लियर। तो अब यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें इनपुट हो रही हैं, एक आपका वैल्यू इनपुट हो रही है n1 की वैल्यू, और एक जो है आपके पास नेम इनपुट हो रहा है। आप इसमें आप हाइट इनपुट नहीं ले सकते। हाइट आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, वो डिफाइन कर दिया 5.7। अब ये ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम हमेशा 5.7 ही वैल्यू रहेगी। ओके, रन कीजिए आप। अब आप देख लीजिए, एंटर एनी वैल्यू, आपने कहा कि ये 6। ओके जनाब, अब आपसे क्या पूछा, एंटर योर नेम, नेम आपने दिया सपोज करें 5.9, एंटर कीजिए। अब आपके पास क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ 6 आ रही है n1 में, ठीक है। माई हाइट इसकी आ रही है 5.7, ये फिक्स है। माई नेम इज 5.9। प्रोग्राम को दोबारा चेंज कीजिए। यहाँ पे एक बात को नोट कीजिएगा कि 5.7 जो है ये आपकी हाइट है। जब सेकेंड टाइम प्रोग्राम रन करेंगे और जब वैल्यू आप n1 में दोगे, सपोज करें 109, ये n1 की वैल्यू है, नेम आपने दिया कामरान, ठीक है। एंटर कीजिए, देखें आपने नाम जो दिया था कामरान, वो भी वैल्यू चेंज हो गई आपके, डिस्प्ले हो रही है। n1 की वैल्यू भी आपने चेंज कर दी थी, वो भी आपकी वैल्यू जो है डिफरेंट वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। लेकिन जो हाइट है वो 5.7 क्या हो गई, फिक्स हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, वो अब चेंज नहीं हो सकती। तो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट लाता है कि आपने किसी वेरिएबल को आपने कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर दिया कि इसकी वैल्यू आपने फिक्स कर दिया, वो चेंज नहीं हो सकती। तो यहां पर आपने वेरिएबल्स को देखा, हालांकि हाइट भी एक वेरिएबल ही है, लेकिन ये कांस्टेंट वेरिएबल है। ओके, तो सिंपल वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल आपको समझ में आ गया। या सिंपल एक बात कर लीजिए कि जो डेटा होता है यानी कि वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है और कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। क्लियर। तो ये चीज़ हमने आज प्रैक्टिकली भी हमने करके या प्रूफ करके देख ली है। अब एक काम करते हैं कि दोबारा से चैप्टर नंबर 3 पे आइए। यहाँ से पहले बाहर निकल जाइए आप, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर यही सब कुछ है कि डेटा टाइप किस तरह से लेते हैं, इनका फॉर्मेट स्पेसिफाई क्या होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फ्लोट के अंदर वैल्यू इनपुट ली गई है और उसको यहाँ पर जो है वो इनपुट लेकर डिस्प्ले किया गया, और यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली उस वैल्यू को आपने असाइन कर दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है इस चैप्टर के अंदर जो है डेटा की टाइप बताई गई है कि डेटा कितने किस्म का होता है। मैं आपको बता भी चुका हूँ इससे पहले भी, ये सिर्फ आपने इसको एक दफ़ा आपने पढ़ना है और इसको आपने रिकॉल याद करना है। अगर एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाए कि फ्लोट के बारे में लिखें, टाइप ऑफ फ्लोट डेटा क्या होता है, तो आप ये सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस डेटा टाइप्स contain floating point data. It reserve 4 bytes in memory. Format specified use for float data type is %f and it is denoted by float. तो ये सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं फ्लोट के लिए। तो यहाँ पर तमाम के टाइप के मुताबिक डेफिनेशन लिखी गई है ताकि आप याद कर लें, एग्जाम के अंदर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके जनाब, तो यहाँ पर वही तमाम चीज़ें हैं जो मैं प्रैक्टिकली भी आपको करवा चुका हूँ कि डेटा किस तरह प्रिंट किया जाता है। मिसाल के तौर पर कैरेक्टर को देख लीजिए आप, दिस डेटा टाइप कंटेन अल्फ़ाबेटिक डेटा, इट्स रिजर्व 1 बाइट्स या करेक्टर इन मेमोरी, फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज फॉर डबल डेटा टाइप इज %c एंड इट इज़ डिनोटेड बाय करेक्टर। क्लियर। तो ये बहुत आसान है, आप सिंपल उनकी टाइप का नाम याद कर लीजिए, फॉर्मेट स्पेसिफाई याद कर लीजिए, कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करता है ये याद रख लीजिए, तो आपको ये सेंटेंस लिखने में आपको आसानी होगी और फिर एग्जाम में आप इजीली लिख सकते हैं।
और एक बात अगर और अब याद कर लें, जो कि चार्ट में मैंने दिया था, पूरा टेबल बना के दिया था कि उसमें रेंज कौन सी डेटा टाइप कितने बाइट्स कितनी रेंज की वैल्यू उसमें स्टोर हो सकती है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। ओके जनाब, तो ये आपका चैप्टर नंबर जो है आपका थर्ड आपका क्लोज हो जाता है। और इसके अंदर अब ये आपके पास एक्सरसाइज हैं, ये एक्सरसाइज आपने करनी है। और इसमें जो है 5 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, इनको आपने करना है। मैं थोड़ा समझा दूं यहाँ पर कि किस तरह से करना है, क्या करना है आपने। सबसे पहले क्या, राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू इनपुट योर जी आर नंबर एंड यूजिंग टाइप इंटीजर। आपने सिंपल एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप अपना रोल नंबर या जीआर नंबर जो है वो इनपुट करेंगे। तो सिर्फ इनपुट के लिए कैसे करोगे, तो जैसा कि मैं बता चुका, इनपुट कैसे लिया जाता है वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, राइट अ सिंपल प्रोग्राम टू इनपुट योर जीआर नंबर। क्लियर। और यहाँ बताया गया जो डेटा टाइप आप यूज़ करोगे वो इंटीजर यूज़ करेंगे। तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, 3 से 4 लाइन का प्रोग्राम है, सिंपल। आप यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं इजीली। तो आपने करना है कि MS वर्ड के ऊपर जो है इसके क्वेश्चंस आंसर आपने करने हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको भी समझ लीजिए आप। राइट अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ द फ्लोइंग आउटपुट यूजिंग कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया कांस्टेंट, यानी कि जब भी आप प्रोग्राम रन करेंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए ना। एम्प्लॉय कोड इज 01, एम्प्लॉय नेम इज ABC, एम्प्लॉय सैलरी इज 25,000 and working hour are 7.5। और याद रखिएगा यहाँ पे आपको हिंट दी जा रही है कि सेव द गिवन डेटा एट 4 मेमोरी लोकेशन रिस्पेक्टिवली एंड प्रिंट ऑन द स्क्रीन। सिर्फ आपने इसको डिस्प्ले करके आपने बताना है, आपने दिखाना है कि इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। इसमें इनपुट की बात नहीं की गई है, याद रखिएगा। सिंपल आपको आउटपुट देना है और कांस्टेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी जब भी ये प्रोग्राम रन करेंगे हमेशा आउटपुट सेम सिमिलर यही आएगा। तो ये सिर्फ 4 लाइन का प्रोग्राम है, 5 लाइन का प्रोग्राम है। तो इसको आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें कोई आपने इनपुट नहीं लेना, सिंपल आपने डायरेक्ट प्रिंट करवाना है। ओके, हाँ, इसमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यूज़ होंगे, और जो डिफरेंट डेटा टाइप्स के मुताबिक हैं वैल्यूज़, उनके मुताबिक आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है और सिंपल प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करना है। मैंने आपको सिर्फ हिंट दे दी है, बाकी आप ये काम खुद करोगे आप। ओके, उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिपीट द अबव प्रोग्राम यूजिंग वेरिएबल। अच्छा, यही प्रोग्राम दोबारा से आपने बनाना है जो ऊपर का प्रोग्राम, लेकिन अब इसमें आपने वेरिएबल भी इस्तेमाल करना है। क्लियर। तो ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप वेरिएबल लेंगे और कैसे उसमें डेटा आप असाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, इनपुट इसमें भी नहीं कीजिएगा, इनपुट आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में भी मत नहीं कीजिएगा, सिंपल आपने प्रिंट कीजिएगा। मैं आपको सिंपल थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर आप अगर आपने कोई भी नंबर प्रिंट करना है तो कैसे कर सकते हैं आप, कैसे नहीं कर सकते आप, प्रिंट एफ एम्प्लॉय इज 001। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मुझे, ये तो है कांस्टेंट, आपने सिंपल एक वैल्यू डिस्प्ले कर दी प्रिंट एफ के जरिए। अगर इसको मुझे वेरिएबल के जरिए करना होता तो क्या करूंगा मैं लिख सकता हूं इंटीजर a इक्वल टू 1, और फिर मैं कह सकता हूं एम्प्लॉय इस, और यहां पर आप चाहें तो %d लिखें आप, और यहां पर जो है इसको रिमूव कीजिए, और यहां पर आप कह सकते हैं a। तो क्या होगा, यहाँ 1 प्रिंट हो जाएगा, और चाहे तो यहाँ पे आप पहले से 0 लिख लीजिएगा, ताकि 0 ऐसे ही लिखा हुआ जाएगा, और a जो है उसकी वैल्यू लिखी हुई आपको मिल जाएगी। तो इसमें क्या किया आपने, वेरिएबल के थ्रू आपने प्रिंट किया है 001, और इससे पहले वाले प्रोग्राम में आपने डायरेक्टली प्रिंट एफ के जरिए आपने सिंपल कॉन्स्टेंटली प्रिंट कर दिया था। तो इसमें वेरिएबल है, और उसके पहले जो था विदाउट वेरिएबल आपने काम करके दिखाया था। तो मैंने आपको सिंपल हिंट दिए, इसी तरीके का आप इसको इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 2 जो है आपके लिए मैंने तकरीबन आपको हिंट दे दिए, आप ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में सिंपल देखें क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द कोड ऑफ फ्लोइंग आउटपुट यूजिंग द सुटेबल कांस्टेंट। अब आपने ये सिंपल कांस्टेंट प्रिंट करना है। इसमें देखें एस्टेरिक के इसके जरिए एक लाइन ड्रॉ की गई है हॉरिजॉन्टली, उसके बाद वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ पर देख लीजिए आप,
और उसके बाद फिर नीचे एक स्टेरिक से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है, बीच में जो है इस तरह से एक लाइन बनाई गई है, फिर कांस्टेंट लिखा गया है, वेरिएबल लिखा गया है, ये कैसे आएगा। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये तकरीबन इसको आपने डिस्प्ले करना है बस। ठीक है, अब किस तरह से करते हैं ये आप खुद अपने माइंड से इसको सोचिएगा कि किस तरह से ये प्रिंट किया जाएगा। सिंपल आउटपुट जब मैं रन करूं तो इस तरह से आना चाहिए। क्लियर? ओके। तो मैं फिलहाल इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी हिंट दे सकता हूँ फिलहाल, ताकि आपको प्रोग्राम बनाते वक्त आसानी हो जाए। अगर मैं ऐसे प्रिंट कर दूँ सिंपल, उसको जहन में रखिएगा, यानी कि प्रोग्राम पूरा सही तरह से लिखिएगा, यानी कि जैसे प्रोग्राम लिखते हैं इंक्लूड कीजिएगा और वाइड कीजिएगा, उन्हें इस तरह से लिखिएगा। मैं फिलहाल आपको डायरेक्ट से हिंट दे रहा हूँ कि अगर सिंपल प्रिंट एफ लिखते हैं इस तरह से आप, प्रिंट एफ, और आप कहते हो दिस दिस दिस, तो इससे क्या चीज़ प्रिंट हो रही है? एक इक्वल टू की लाइन प्रिंट हो रही है। अगर मैं इसकी जगह पे ये इस्तेमाल करूँ तो क्या होगा? इससे एस्टेरिक प्रिंट हो जाएंगे। अब कर्सर नीचे लेकर आना तो क्या यूज़ करते हो आप? बैकस्लैश एन। क्लियर? तो इस तरह से करो। ओके। उसके बाद क्या है, फिर दोबारा से आप प्रिंट एफ करते हो फॉर एग्जाम्पल, और अब आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे, सपोज करें दिस, ये एक पाइप जो है, याद रखिए एंटर की के ऊपर एक की होती है जिसके ऊपर बैक स्लैश भी होता है और साथ में एक पाइप का कैरेक्टर भी होता है, उसे यूज़ कर लीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं आप, कांस्टेंट। ठीक है, स्लैश से क्या आ गया? वेरिएबल आ गया। अब यहाँ लिखा आपने वेरिएबल। ठीक है, लाइन अगर ये मैसेज ज़्यादा हो गया तो फिर इसके स्टैटिक के सिंबल को क्या करें, थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए आप। और आखिर में जो है यहाँ पर फिर आप एक और कैरेक्टर वही जो है पाइप, इसको प्रिंट करवा सकते हैं, फिर बैक स्लैश एन, और ये काम कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। आपको मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, अब इसको कंप्लीट आप खुद कीजिएगा और प्रोग्राम कंप्लीटली लिखिएगा। कंप्लीट से बाद स्टार्ट कहाँ से करना है प्रोग्राम? हमेशा यहाँ से करना है आपने। ओके, इस तरह से लिखेंगे आप, इंक्लूड, इस तरह से प्रोग्राम लिखेंगे आप, और बाकायदा इस तरह से लिखना है आपने प्रोग्राम। और फिर आखिर के अंदर जो लिखेंगे आप वाइड मेन। मैंने आपको इसे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम इस तरीके से लिखना होगा। और आखिर में एक कमांड लाजमी लिखा करें हमेशा, गेट जी कमांड। ठीक है जनाब? तो ये मेरा प्रोग्राम भी कंप्लीट नहीं लिखा है, कंप्लीट आप खुद करोगे। मैंने फिलहाल एक समझा दिया, एक जो है एक आउटलाइन सी बना दी है कि इस तरीके से प्रोग्राम लिखोगे आप। ओके, इसको कंप्लीट कीजिएगा। कितने आप यहाँ पे लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड करेंगे, इसके बाद सीला एस इस्तेमाल करना है आपने, फिर सब कुछ प्रिंट करना है, फिर सब प्रिंट करवाएंगे। तो ये इस तरह से आप प्रिंट करके बताओगे आप। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? 4 था। और क्वेश्चन नंबर 5 बस है नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है। बस ये आपने काम करना है। हाँ, एक काम मैं आपको और बता रहा हूँ, वो काम आपने खुद करना होगा। ये मैंने आपको एक हिंट दे दी है। वो काम ये करना है आपने कि आपने जैसे ये एक टेक्स्ट इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ है, इसका एक पैटर्न बना हुआ है, इसी तरह से एक पैटर्न बनाना है इस तरह से कि उसका जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये प्रोग्राम अब बना के दिखाता हूँ, ताकि प्रिंट एफ दिस दिस और उसके बाद एस्टेरिक। ठीक है, इस तरह से आप ये प्रोग्राम बनाओगे। यूँ समझ लीजिए कि ये प्रोग्राम तकरीबन मैंने आपको बना ही दिया है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोग्राम आप बनाएंगे, और ये प्रोग्राम तकरीबन मैं बना चुका हूँ। तो इसका आउटपुट सिर्फ क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा वो ये आएगा आउटपुट। क्लियर? यानी कि आपका ये प्रोग्राम जो है जब ये रन होगा तो ये आउटपुट बना हुआ आ जाएगा। ये प्रोग्राम तो मैंने आपको बना के दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपका इसका जो हल है, इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने करके दिखा दिया है। लेकिन आपने करना क्या है? चलें इस प्रोग्राम को मैं एक दफ़ा चला के भी दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाए।
ये देख लीजिए आप, सिंपल मैंने यहाँ पे, ठीक है जनाब, और बैक स्लैश एन दिया, उसके बाद प्रिंट एफ, फिर आपने यहाँ पर सॉरी ये पाइप का निशान दिया, उसके बाद यहाँ लिखा आपने कांस्टेंट, और उसके बाद आपने दिया वेरिएबल्स। इस लाइन को मज़ीद बड़ा कर लीजिए आप, और यहाँ पर फिर पाइप का निशान दीजिए, बैक स्लैश एन, और फिर प्रिंट एफ लिखिए आप, और यहाँ पर एस्टेरिस्क से आप लाइन हॉरिजॉन्टली आप नीचे भी ड्रॉ कर दें, और आखिर में बैक स्लैश एन। ठीक है जनाब, अब इसको और आखिर में गेटसी लिख दीजिए आप, ताकि प्रोग्राम का आउटपुट देख सकें आप और आपको आउटपुट नज़र आ जाए। अब इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे आप। सेव कीजिए आप, सिंपल इसका नाम लिख दीजिए पैटर्न, ओके, रन कीजिए। तो देखें इसका आउटपुट ये लिखा हुआ आ गया कांस्टेंट एंड वेरिएबल, सिंपल सी बात। अच्छा, अगर स्पेस देना चाहें तो यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं। अगर मैं स्पेस दे देता हूँ यहाँ से स्पेस दे दीजिए आप, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ को मैं, यहाँ पे स्पेस दे दीजिए आप, ओके। अब दोबारा से सेव कीजिए प्रोग्राम को, अब एग्जीक्यूट कीजिए, तो देखें थोड़ा सा आगे आ रहा है, क्लियर। तो ये मैनुअली आपने इसकी सेटिंग आपने खुद करनी होगी अगर इसको सेंटर में चाहिए होगा, क्लियर। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा सा नीचे चाहिए तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, बैक स्लैश एन लगा दीजिए आप, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी ये लाइन जो, और उसको थोड़ा सा बेहतर कर दें फिलहाल। अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, रन कीजिए। तो देखें कर्सर की लाइन आगे मूव हो रही है। अब एक काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक दो तकरीबन तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर्स आप इसको आगे कीजिए, 6। अब रन कीजिए आप, ठीक है जनाब, एक और दफ़ा कर लीजिए आप, रन कीजिए आप। तो आपका आउटपुट देखें इस तरह से बन के आ गया। प्रोग्राम में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, लेकिन आपका आउटपुट जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो ये मैंने आपको छोटा सा मैंने आपको हिंट दिया। एक तरीका और भी हो सकता है कि अगर ऊपर आपने गैप देनी है और नीचे आप चाहते हैं प्रोग्राम में भी डिस्टर्बेंस ना आए, तो फिर एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे आप बैक स्लैश एन ना करें आप। इसके लिए ये करें कि आप ऊपर एक लाइन और प्रिंट कर लीजिए आप, प्रिंट एफ, और इस लाइन के अंदर आप कहते हैं बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, ओके। अब चला के देखें तो देखें 3 लाइन्स वो नीचे आ गया और आपका प्रोग्राम बिल्कुल ओके सही बना हुआ आ रहा है। आप मज़ीद कर लीजिए बैक स्लैश एन, और इसको थोड़ा सा और आगे कर लीजिए। तो अब आप इसको देखें कि ये प्रोग्राम और थोड़ा बेहतर आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर जनाब। तो अब आपने करना क्या है, ये तो मैंने आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था जो मैंने करके दिखा दिया। अब आपने एक काम और करना है, वो ये करना है कि यहाँ से पहले बाहर निकलें, वो ये करेंगे कि आपने जो आउटपुट देना है, मैं आउटपुट यहाँ लिख के बता रहा हूँ, और आपने इसका प्रोग्राम आपने खुद बनाना है। और आउटपुट क्या है, आउटपुट ये है कि आपने इस तरह से आपने इस तरह का पैटर्न बनाना है कि वो अल्लाह लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर आए, ठीक है। अब ये पैटर्न आपने खुद
बनाना होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। वो प्रोग्राम मैं अब नहीं बना के दूंगा, आपने प्रोग्राम खुद बनाना है, और जब वो डिस्प्ले हो तो उसका पैटर्न कुछ इस तरह से बना हुआ आपको मैस नज़र आए। क्लियर? तो ये पैटर्न आपके पास होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? तो ये इस तरह का आउटपुट मैं चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम बनाए कि जब उसका आउटपुट आए तो इस तरह का अल्लाह लिखा हुआ है पैटर्न स्क्रीन ऑन द स्क्रीन सेंटर के अंदर आए। बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो ये काम आपने करना है, ये आपका टास्क है जो कि आप करके दिखाएंगे आप। और इसको भी आपने करना इस तरह से होगा, प्रोग्राम बना के चलाएंगे, उसकी जो लिस्ट है, जो प्रोग्राम है, वो आपने उसका बाकायदा वर्ड MS वर्ड के ऊपर आपने उसका प्रोग्राम की लिस्ट पूरी बाकायदा आपने लिखनी है, उसका आउटपुट भी जो है वो भी आपने नीचे शो करना होगा। ओके, तो ये आज आपकी क्लास थी। चैप्टर नंबर 3 आपका आज मैंने क्लोज कर दिया है। और आज के टॉपिक में हमने जो है जो हम कंक्लूड कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने बेसिकली डेटा टाइप्स को डिस्कस किया है कि सी लैंग्वेज के अंदर कितनी तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। फिर हमने कॉन्स्टेंट्स को देखा है, फिर हमने वेरिएबल्स को देखा है। फिर उसके अलावा हमने जो है थोड़े से इसके सिक्वेंसेस को देखा, बैक स्लैश एन को, वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, न्यू लाइन पे कैसे आते हैं। और हमने एक पैटर्न को भी कैसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करके दिखाते हैं, वो मैंने आपको करके दिखाया है। तो ये जो है आज जो टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको प्रिंटिंग करने में, आउटपुट डिस्प्ले करने में आपको बड़ा हेल्पफुल करेगा। और प्रोग्राम लिखने में भी आपको आसानी होगी कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, उसमें कांस्टेंट, वेरिएबल, फ्रॉम स्पेसिफायर, इनको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अब आपने जो है इसकी एक्सरसाइज करनी है। और आज हम चैप्टर 3 को आज क्लोज करें। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।